हमारे अध्यक्ष महोदय श्री गणेश जी महाराज और हमारे जितने भी देवी देवता हैं सारे के सारे पद लिए हुए हैं। भारत का और संसार का पहला दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ ऐसा संगठन है जिसके अंदर देवी देवता पदाधिकारी है। उसके बाद में हमने एक वैचारिक क्रांति की शुरुआत करी। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते गए और इस प्रकार से ये कारवां बना कि आज मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर हम आ पहुंचे हैं। मात्र एक सपना देखा था, छोटा सा सपना देखा था कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन बंधुओं, आपको अपने आप में कट्टरता लानी होगी। यदि आपके अंदर कट्टरता नहीं है तो ये समझो कि हम राजपूत नहीं हैं। कैसी कट्टरता चाहिए? कैसी कट्टरता? कट्टरता ऐसी चाहिए कि पूरा का पूरा समाज बदल जाए, ऐसी कट्टरता चाहिए। बंधुओं, जब तक आप अपने आप के अंदर महाराणा प्रताप की वो भावना पैदा नहीं करोगे कि मैं अकबर के सामने नहीं झुकूंगा, उसी प्रकार से आप कसम खाओगे और इसी प्रकार से आप शपथ खाओगे कि मैं अकेला आदमी पूरे समाज को बदल दूंगा। आप अपने आप को अकेला नहीं समझें, आप अपने आप को एक लाख आदमी के बराबर समझें, एक लाख आदमी के बराबर। आप लोग जो यहां पे बैठे हो पूरे संसार को बदल सकते हो। जब महाराणा प्रताप को पूरा संसार मान सकता है तो आप लोग क्या हिंदुस्तान को नहीं बदल सकते? हमारे राजपूत समाज को नहीं बदल सकते? क्या दहेज के दानव को दफन नहीं कर सकते? माना हम बिगड़ गए, बिल्कुल बिगड़ गए। हमने हर समाज के अंदर कुरीतियां हमने पैदा की है। राजपूतों ने इतना ले लिया है कि पूरे के पूरे समाज, हम भी नहीं, पूरे समाज बिगड़ चुके हैं। लेकिन अब सुधरने की बारी आ गई है। जिसका कारण क्या है? जिसका कारण है कि हमारी बहन और बेटियों को लोग सरे रोड के ऊपर गोलियां मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद कमजोर हो गए हो। अब खड़ा किस प्रकार से होना है, इसी के ऊपर विचार होगा, केवल इसी के ऊपर। क्योंकि आप लोग एक बात सोच लीजिए कि मैं बेटे वाला हूं, बेटी वाला मुझे दे कैसे देगा? एक ही मूल मंत्र पकड़ लीजिए, एक ही। बेटी वाले की तो कहीं मजबूरी होगी, लेकिन आपने ये सोच लिया कि मैं लूंगा ही नहीं तो बेटी वाला देगा कहां से? कान सिंह जी साहब कह रहे थे कि मात्र शक्ति का दोष है। दोष मात्र शक्ति का नहीं है, मात्र शक्ति का कतई नहीं, हमारा ही दोष है। हम मात्र शक्ति को क्यों दोष देते हैं? ठाकुर साहब मना कर दे कि मैं नहीं लूंगा, अगला कैसे दे देगा? मैंने कह दिया भात नहीं भराऊंगा, मेरे बेटे की शादी है। ससुराल वालों ने कहा कि नहीं भात भरेंगे। मैंने कहा भात कैसे भर दोगे? मैं अंगूठी नहीं लूंगा, कोई लड़ नहीं लूंगा, कोई गहना नहीं लूंगा, भात के अंदर रोकड़ी पैसा आएगा ही नहीं। तो ससुराल, मेरे बेटे की शादी है। मैं बताऊं, सगे जी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा ऐसा ही होगा। कोई टीका नहीं होगा, कोई दहेज नहीं होगा, कोई गहना नहीं होगा, जुआरी नहीं होगी, मीट नहीं होगा, शराब नहीं होगी। और जो मेरे बेटे के यहाँ पे आंधड़ी बोलते हैं, हमारे राजस्थान में आपके क्या बोलते हैं, हाथ का पैसा बोलते हैं, क्या बोलते देते हैं ना, वो पैसा पूरा का पूरा हमारी जो नई संस्था है उसके अंदर जाएगा। मैं कहता हूं राजपूत भाइयों, आप थोड़ा थोड़ा दान करना सीखिए। थोड़ा कैसे? आप अखबारों की रद्दी जमा करा दिए कि चाहे करनी से ना हो, चाहे क्षत्रिय गुरुकुल आश्रम हो, चाहे दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ हो, चाहे क्षत्रिय महासभा हो, चाहे क्षत्रिय युवक संघ हो, कहीं भी आपके पास में कोई रद्दी है, कचरा है,
यदि आपके पास में कोई ऐसे सोर्स है उसके माध्यम से आप राजपूत समाज का उत्थान कर सकते हो, तो वहां पे दान कर दीजिए, समाज अपने आप उठ जाएगा। सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं आपको, दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत मंदिर जो कोई बनाता है, गुजरात वासी यहीं बैठे हैं, पूछ लो इनको। अक्षरधाम के मंदिर सबसे सुंदर मंदिर होते हैं पूरे संसार के अंदर। किस प्रकार से बन गए वो? सारे के सारे भक्त लोग अपने बगल के अंदर रद्दी लेके आते हैं अखबारों की। आज ये संस्था कायम है और इस संस्था के अंदर जिस आदमी ने कोई ना कोई ने तो किसी ने तो सपना देखा होगा। और आज समिति को तो मैं नमन करता हूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस संस्था को कायम कर रखा है, तभी हम बैठे हैं। उन भामाशाहों को मैं नमन करता हूं जिन लोगों ने ये मुख्य भूमिका निभा के, और आज हम उन्हीं की बदौलत यहां पे खड़े हैं। किसी ने दान किया है, किसी ने त्याग किया है, किसी ने बलिदान किया है। अब बलिदान करने का वक्त गर्दनें कटाने का जमाना नहीं है भाइयों। अब केवल और केवल आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दान करके और राजपूत समाज को खड़ा कर लीजिए। हमने दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ को खड़ा करने के बाद में कुरीतियां, कुरिवाज और कुप्रथाएं बंद करने के लिए किया है। उसके अंदर सब शामिल है, एक चीज शामिल नहीं है। मृत्युभोज, दहेज, टीका, जुआरी, शराब, अमल और जितनी भी कुरीतियां, भात, चूचक, सब भात उनके लिए दिया जाता है जिनको आवश्यकता हो। हम जबरदस्ती भात ले लेते हैं। मैंने ससुराल वालों को पूछा कि 10 लाख रुपए कहां से लाओगे, मुझे बताइए। 15 लाख कहां से लाओगे, आपके तो पहला भात है, मुझे बताइए। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने सगे को पूछिए कि आप 40 लाख रुपए कहां से लाओगे, और 40 लाख रुपए आपके पास में नहीं है, तो फिर जबरदस्ती का मेरे बेटे का सौदा करने की कहां जरूरत है। आप खुद मर्द बनिए। यदि इस प्रांगण में आप इकट्ठे हुए हो, हर आदमी एक ही कसम लेके जाए कि मैं मेरे बेटे का नहीं लूंगा। आज कम से कम इस प्रांगण के अंदर 200, 300, 400, 500 आदमी तो होंगे। छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, वो भी अपने माँ बाप को जाके कहेंगे कि वहां पे मेरे पापा जी ये कसम लेके आए हैं कि मैं बेटों का नहीं लूंगा। बेटियों वालों को तो हम कुछ कहते ही नहीं है। क्यों है कि आज देखने लायक ये बगीचा है और उसमें मैं कसम लेके आया हूं कि मैं अब राजपूत समाज को आइंदा के लिए कभी भी नहीं लूटूंगा। क्योंकि हमने 30-30, 40-40 लाख की शादियां कर दी है। कहां से लाओगे? 10,000 रुपए से किसी राजपूत को 99% राजपूतों को 10,000 रुपए से ऊपर पैसा नहीं मिलता है। इसी वजह से हमने दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के जस्ट बाद में श्री गुरुकुल आश्रम की हमने स्थापना की है। क्यों की है? इसीलिए की है कि वहां पे रोजगार और स्वरोजगार के कुछ ऐसे चीजें पैदा हो जाए जहां से हमारे राजपूत समाज तुरंत खड़ा हो जाए। हमने कहा है कि यहाँ पे आप रत्ती ले आइए, आपके घर का कचरा ले आइए, लोहा ले आइए, जो आपके सामान है हम नीलामी कर देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाज को हम खड़ा करेंगे। किस प्रकार से और खड़ा करेंगे आज थोड़ा मैं बताऊंगा आपको। मेरे बेटे की शादी के अंदर उंवारी फेरी आएगी। दूल्हे के ऊपर जो उंवारी फेर करते हैं उनको मैं सबके रसीद काटने वाला हूं। मैं बता रहा हूं आपको सोर्स कैसे पता होता है। क्यों देते हो दूसरी जातियों के पैसे, क्यों देते हो बैंड वालों के पैसे, क्या जरूरत है? मेरे यहाँ जो बैंड वाला आएगा वो देखेगा कि राजपूत समाज के जितने भी लोग यहाँ दूल्हे के पीछे चल रहे हैं उनके हाथों में रसीदें हैं। मैं पहले कह दूंगा कि सब रसीद काट लीजिए। रसीदें मैंने कम से कम 1000 रसीद छपवाई है। गुरुकुल की 1000 रसीदों के लिए मैंने ऑर्डर दे दिया है कि मुझे 1000 रसीद चाहिए मेरे बेटे के लिए। जो भी नाच कूद होगा तो सारे के सारे पैसे गुरुकुल के अंदर पैसे जाएंगे। मैं किसी समाज को पैसा नहीं दूंगा, सारा का सारा पैसा। और मेरे सगा जी, मेरे जो समधी जी हैं, उन्होंने कहा है कि महेंद्र साहब आप बात नहीं बना रहे हो तो मैं भी बात नहीं बढ़ाऊंगा। वो भी कोई बात नहीं बढ़ा रहे हैं कि जब मेरे से आप 1 रुपया नहीं ले रहे हो तो मैं भी बात नहीं बढ़ाऊंगा। अब देखो कितना सुधार हो रहा है।
उधर से 10 लाख की बचत हुई है, इधर से मेरे ससुरालों को बना कर दिया 10 लाख की बचत हुई है, इधर से बेटी वाले के 30 लाख रुपए की बचत हुई है। इसके साथ ही गुरुकुल आश्रम के अंदर कम से कम 1 लाख रुपए की आमद होगी। कैसे होगी? जब ये नाचेंगे कूदेंगे, हमारे 2-3 दिन नाच कूद चलेगा, उसमें पैसे उमारेंगे फेरेंगे, वो सारा पैसा, टोटल पैसा गुरुकुल आश्रम में जाएगा। हो सकता है 20,000 हो, 30,000 हो या 50,000 हो, वो सारा का सारा पैसा हम गुरुकुल में देने वाले हैं। उसके बाद में उधर बेटी वाले उन्होंने यही कहा है कि नाच कूद के अंदर बना मेरा पैसा भी पूरा गुरुकुल में जाएगा। इसके बाद में जितने भी लोग मेरे बेटे के ऊपर उंवारी फेरी करेंगे या जो दूल्हा बनता है सब हाथ में पैसा देते हैं, मैं उनके रसीदें हाथ में देने वाला हूं कि मेरे बेटे के ऊपर जो भी कुंवारी फेरी करना है पहले रसीद ले लीजिए। आपको 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये जो करना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथों में रसीद रखोगे आप। मैं आपको छोटे छोटे राजपूत समाज को उठाने के लिए सोर्स बता रहा हूं कि किस प्रकार से हम खड़े होंगे। हम कम से कम, आप 200 तो होंगे, 500 होंगे, आप ऐसा कर लीजिए। हर घर से 1-1 लाख रुपया जो दूसरी जातियों में पैसा बट रहा है वो आपके गुरुकुल के अंदर आने लग जाएगा। और गुरुकुल की जब स्थापना मध्य प्रदेश में हो जाएगी, उसके बाद में आप देखना कि राजपूत समाज के ऐसे ऐसे लोग आपके पास में आएंगे, कहेंगे हम कमरा बना देंगे, हम हॉल बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कम से कम पहले एक हमें जमीन चाहिए। हम राजस्थान के अंदर कम से कम 100 बीघा और 150 बीघा जमीन के लिए हमने देख रखी है कि ये यहाँ पे जमीन है, ये हमें लेना है। 10 करोड़ का हमने बजट रख रखा है कि 10 करोड़ रुपए हम इकट्ठा करेंगे और 22 लाख रुपए हमने उगाई कर ली है। 22 लाख हमने उगाई कर ली है। मध्य प्रदेश वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग आज से लग जाना। यदि आपकी कहीं रिश्तेदारी में शादी है तो आप जो मैं बता रहा हूं वो काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके एक एक शादी से 50,000, 1 लाख रुपए, हो सकता है 2 लाख रुपए भी इकट्ठे हो जाएं और आप गुरुकुल आश्रम में पैसा दे दीजिए। ये लोग कम से कम 3 या 4 करोड़ की आपके मध्य प्रदेश के अंदर पहली गुरुकुल की एक बहुत बढ़िया शानदार जमीन लेके, और उसके बाद में जब इनके पास में जमीन होगी तो ये अपने आप खड़े हो जाएंगे। आज इन्होंने 3 बीघा जमीन ले रखी है और ये 3 बीघा जमीन आने वाले समय के अंदर ये अपर्याप्त हो जाएगी। हो सकता है आज 500-1000 आदमी इकट्ठे हों, आप आने वाले समय के अंदर लाखों की तादाद में होंगे। फिर उसके बाद में ये प्रांगण कम पड़ने लग जाएगा। आपको चाहिए विजन बड़ा रखना है, कम से कम 100 बीघा या 150 बीघा यहाँ मध्य प्रदेश में जमीन लेने के लिए आप विजन रखना कि लक्ष्य मेरा ये हो बड़ा, क्योंकि उस आपको स्पोर्ट्स एकेडमी वहां बनानी पड़ेगी। आपको जो दौड़ भाग के लिए जो एकेडमी कायम करने के लिए फौज, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी वगैरह के लिए आपको अकेडमी कायम करनी पड़ेगी। आपको जो बढ़िया बढ़िया खेती हो रही है उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर रखना होगा। 100 मशीनें लेनी होगी। हमने सपना देख रखा है कि हर जगह 100, कम से कम 100 धंधों की मशीन होनी चाहिए। 100 धंधों की, जिसके अंदर दाल की मशीन है, जैसे कच्ची घानी की तेल की मशीन है, जैसे चप्पल बनाने की मशीन है, जैसे एक सुनार बिठा दिया हमने, एक कोई मोटरसाइकिल सुधारने वाला बिठा दिया, एक कार सुधारने वाला बिठा दिया। बना लोग गए और बना लोग जाके उनको खाना फ्री में मिले, वहां पे रहने की सुविधा फ्री में मिले। बना लोगों ने 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की ट्रेनिंग ले ली। तो मैं कहता हूं वो स्वरोजगार कर लेंगे। हर आदमी दौड़ नहीं सकता, हर आदमी भाग नहीं सकता, क्योंकि टैलेंट होता है वही आगे बढ़ता है। जैसे भाई साहब हुक्म वगैरह है, इनको मैं नमन करता हूं, इनके इतने इतने नंबर आ रहे हैं। हो सकता है इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन सारे ही लोग 95%, 90%, 80% नहीं ला सकते। इसीलिए हमें 33% और जो मेरे जैसे कोई डफोल है उनको भी कम से कम स्वरोजगार चाहिए। अब यदि वो स्वरोजगार के लिए कहां भटकेंगे? कौन दिखाएगा आपको दाल की मशीन? कौन दिखाएगा आपको घानी की मशीन? कौन दिखाएगा आपको चप्पल की मशीन? यूट्यूब पे सर्च करते रहोगे, वहां पे प्रैक्टिकल में अंदर यदि आपके पास में 100 मशीन होगी आपके एकेडमी के अंदर, तो 100 मशीनों में आप लोग वहां जाके, कोई भी कह देगा अरे कि जाओ गुरुकुल के अंदर, वहां स्वरोजगार मिलेगा, वहां पे खाना मिलेगा, वहां पे रहने की सुविधा मिलेगी, लेकिन वहां जाके और 15 दिन की, 20 दिन की, महीने की कुछ तो ट्रेनिंग ले लो। हमारा मुख्य उद्देश्य है राजपूत का उन्नति और राजपूत का उत्थान, वो किस प्रकार से हो, केवल इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ तो नाम रखा है,
लेकिन केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि राजपूत किस प्रकार से खड़ा हो। कुरीतियां कहां नजर आई? जड़ों में नजर आई हमें। हमने क्या किया? सभी ने ले लिया, सभी ने ले लिया। यानी कहने का मतलब है कि हम सारे के सारे, मुझे शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सभी के सभी हम चोर हो गए। चोर हो गए तो अब कौन बोले, कौन आवाज खड़ी करे? हर आदमी कहता है दहेज की विरुद्ध तो नहीं बोल सकता, मैंने मेरे बेटे को ले लिया, मैंने मेरे पोते का ले लिया। अब इसमें आज से ये सोच लीजिए कि हम यदि 80 साल के हैं तो 80 साल का ये कहे कोई भी हमारा भाई कि मैं पोतों का नहीं लूंगा। जो पिता एक लड़के का ले लिया, दूसरा कमा रहा है तो कहते मैं दूसरे का नहीं लूंगा। और यदि कोई छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, यहाँ पे आया है, तो वो भी ये सोच ले कि हम वहां मीटिंग में गए थे, 20 साल में मेरी बारी आएगी और मैं भी नहीं लूंगा। मैं कहता हूं भाइयों, हम खड़े हो जाएंगे, नहीं तो गाजियाबाद की घटना शायद आपके यदि कहीं ना कहीं कचोट रही है तो 50 साल में याद रखना, गाजियाबाद की घटना आपके घर भी आने वाली है। क्योंकि लोग आपको चुन चुन के मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि आप कमजोर हो चुके हो, इसीलिए मारेंगे। ऐसा नहीं है कि एक परिवार के साथ में कोई घटना हो गई और आप सोचो मेरे घर में आग नहीं लगेगी। वो चिंगारी उठ चुकी है और एक दिन आपके घर तक पहुंचेगी। लेकिन ऐसी दीवारें खड़ी कर लो, 8-8 फीट की दीवारें खड़ी कर लो, आगे आपके बहुत सारी बड़ी सारी फाटक होगी, वहां पे साला चौकीदार बैठा रहेगा, बंदूकधारी बैठा रहेगा। आप मजबूत रहोगे तो बैठा रहेगा, यदि कमजोर रहोगे तो आपको झोपड़ी से लोग घसीट के बाहर निकाल लेंगे। क्यों आपकी झोपड़ी क्यों हो गई? इसका कारण यह हो गया कि अपनों ने ही लूट लिया। हम 40 लाख की शादी करा बैठे, 50 लाख की शादी करा बैठे, बचता क्या है? लड़की भाई साहब जो भी बैठे हैं, जब वो विदाई लेते हैं उसके बाद में 1 रुपए का खाता उनके 1 रुपए का खाता बैंक में नहीं होता। 1 रुपए का क्यों नहीं होता? सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने पूरा का पूरा क्या कर रखा है? बाजार में फेंकने का मानस बना रखा है। गाड़ी दे दी 11 लाख की, टीका दे दिया 11 लाख का, उसके बाद में दहेज दे दिया 11 लाख का या दे दिया, और जो भी शादी है वो करीब 40 लाख की शादी कर दी। भाई साहब के खाते में कितने पैसे हैं? 1 रुपया नहीं है। तो फिर क्या फायदा हुआ? भाई साहब रोने लग गए, मेरे पिता ने इतनी बड़ी शादी करी, 40 लाख रुपए लगाए और मुझे आज ये परेशान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने 1 रुपया भी काम की चीज नहीं दी। यदि आप कोई काम की चीज देते तो भाई साहब रोते नहीं, भाई साहब अपने पैरों पे खड़े हो जाते। यदि आप अगला परिवार को लेता नहीं है तो 40 लाख रुपए बाप के पास पड़े रहेंगे और वो भाई साहब ये सोचेंगे मेरा बाप मजबूत है और मैं कभी भी जीवन के अंदर धर्म संकट में आऊंगी, मेरा बाप मेरे सहायता करने के लिए आ जाएगा, आपके समधी के बराबर वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? केवल और केवल एक दिन का दिखावा, केवल यही सोच रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसा कर दें कि समाज के अंदर आतंक मचा दें। सब लोग ये कहे कि उन ठाकुर साहब ने ऐसी शादी करी है, उन ठाकुर साहब ने ऐसा किया है, उन ठाकुर साहब ने ऐसा किया है। आज सोना किस काम आ रहा है बताइए आप? कोई काम नहीं आ रहा सोना। सोने ने हमें बर्बाद कर दिया है। आज 50,000 के भाव सोना है। और मैं बताऊं भाइयों, यदि इसी प्रकार से लुटते रहे तो वो दिन दूर नहीं है, सब आपकी बेटियों को लोग झोपड़ियों से घसीट के बाहर निकाल लेंगे और आप देखते रहोगे, कुछ नहीं कर सकते। यदि आपके पास में पैसा नहीं है तो ये समझो कुछ भी नहीं है। पैसे प्राप्त करने के लिए मैं सोर्स बता रहा हूं और कोई सोर्स नहीं है, यही है सोर्स खड़े होने के लिए। जैसे इस संस्था के अंदर जिस आदमी ने ये थोड़ा बहुत में सपना देखा कि मैं 3 बीघा जमीन में इस प्रकार से कर सकता हूं, आगे से आगे समितियां बनती गई, उन सबको मैं नमन करता हूं। आज हम उनकी बदौलत बैठे हैं क्योंकि उन्होंने वो ये सोचा कि हमें कुछ ना कुछ करना है। भाइयों, आप कट्टर बनिए, कट्टर, और कुछ नहीं। एक ही बात है, पहले गंदगी अपने घर की साफ करनी है। सबसे पहले गंदगी अपने घर की साफ करो। दूसरों के बारे में मत बोलो, किसी दूसरी जाति के बारे में मत बोलो, किसी धर्म के बारे में मत बोलो। सबसे पहले एक झाड़ू लो और इन कुरीतियों को समेटो और अपने घर से बाहर निकाल दो। मैं बताऊं, हर राजपूत मजबूत हो जाएगा
और राजपूत मजबूत होगा, ये राष्ट्र मजबूत होगा। पाकिस्तान और चाइना क्या आंख उठाएंगे? जब राजपूत जिंदा है तो संसार में कोई आंख नहीं उठा सकता। मैं कहता हूं कम से कम आप सबसे पहले खुद खड़े होइए। क्यों? आज हम कट्टर नहीं है, अपने आप के प्रति कट्टर नहीं है, पहले अपने आप के लिए कट्टर बन जाइए। और मैं मेरे शब्दों को थोड़ी देर में विराम दूंगा। इससे पहले मैं हमारे ये वीरेंद्र सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इनके पास में गुजरात प्रभार है और मध्य प्रदेश प्रभार है, इनको मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। इसके साथ ही हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी पवार साहब, छोटी सी मुलाकात के अंदर इन लोगों ने एक अमर बेल लगा दी। इसी प्रकार से हर महेंद्र सिंह बन जाए। हर आदमी, हो सकता है मैं कभी कभी मर जाऊं, लेकिन हर आदमी महेंद्र सिंह पवार बन जाए, हर आदमी महेंद्र सिंह जाखली बन जाए, हर आदमी दिलीप सिंह महरवनी बन जाए, हर आदमी वीरेंद्र सिंह सिसोदिया बन जाए। मैं कहता हूं समाज कैसे नहीं जाएगा, समाज को जागना पड़ेगा। यह मातृशक्ति बैठी आपके सामने, साध्वी जी पूरा जीवन समर्पण कर रखा है। किसके लिए कर रखा है? क्यों मंच पे बैठे हैं? क्योंकि इन्होंने त्याग किया है, पूरे जीवन का त्याग किया है, इसीलिए बैठे हैं आज मंच के ऊपर। इनको नमन करना है। आने वाला हमारा उद्देश्य यही है कि हम समाज के अंदर ऐसे साधु पैदा करेंगे जो आपके अंदर लोहा भर दे, फौलाद भर दे, आग लगा दे पूरे सीने के अंदर कि मैं समाज को खड़ा करूंगा। मैं बताऊं आपको, समाज खड़ा हो जाएगा, लेकिन एक सीने में आपके आग होनी चाहिए, एक सपना होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं मैं समाज को खड़ा करूंगा। और इसके बाद में पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी 43 तहसील अध्यक्ष हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, इनको मेरी तरफ से प्रणाम, नमन। आपने बहुत ही शानदार आयोजन किया। इसके बाद में यहाँ की आयोजन समिति, जिनके भंवर सिंह जी जिन्होंने अथक प्रयास किया है, उनके बारे में मुझे बताया गया है कि वो बहुत ही व्यवहारशील और सेवाभावी हैं। उनको मैं नमन करता हूं कि वो लोग बहुत ही शानदार कार्यक्रम करवाया और इस समिति को आज जिंदा रख रखा है। जय भारत, जय माता जी की, जय राष्ट्रपिता, जय हिंद।